यूपी टेट अध्ययन के इस क्रम में हम आज गणित की डेमो क्लास लेने वाले हैं और इस क्लास को आप ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ पर जो गणित पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपको बताएं कि आप गणित पहली बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं कि आपको 2+3 कितना होता, 5 होता, इसके साथ साथ -2 -3 कितना होता। तो यहाँ से लेके हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि यूपी टेट के एग्ज़ाम में वो गणित को छोड़ दें क्योंकि उन्हें गणित कठिन लगता है। तो ऐसी भूल आप बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि ये भूल आपके लिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई करने में बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसलिए गणित को छोड़ने की भूल ना करें, बल्कि गणित को पढ़ें ज़रूर, क्योंकि अगर हमें 30 नंबर में से छोड़ देते हैं तो कुछ नहीं आएगा। बाकी थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो यहाँ से 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए, 20 नंबर बहुत ही आराम से आ जाएंगे क्योंकि काफ़ी सरल सरल चीज़ें भी गणित में पूछी जाती हैं। मानते हैं कि थोड़ा सा टफ भी आता है पेपर गणित का, लेकिन वहाँ पे इतना आप ध्यान रखिए 20 से 22 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सरल होते हैं। जो कठिन क्वेश्चन होते हैं वो 7 से 8 क्वेश्चन कठिन होते हैं। तो आप हमारी बात मानिए, यहाँ पे आप बड़े आराम से 17 से 18 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि 18 क्वेश्चन अगर आप पाँचों विषय में सही करते हो तो 18 5 या 90 होता और आपका क्वालिफाई एग्जाम हो जाता। जबकि हिंदी, ईवीएस और सीडीपी में आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता, 25 क्वेश्चन भी सही कर सकते हो। तो गणित विषय की ये मैराथन क्लास है या डेमो क्लास भी आप बोल सकते हो, बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। और इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि यूपी टेट का एक क्रैश कोर्स भी हम चला रहे हैं। अगर आपके पास 15 दिन का समय है तो आप इस कोर्स को ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे करीब टोटल 80 क्लासेज के आसपास आपको दी जाएंगी और ये क्लासेज बिल्कुल टू द पॉइंट स्टडी करते हुए दी जाएंगे। और यहाँ से आप 80 क्लासेस को कवर कर ले तो क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी, 20 से 25 मिनट की क्लास रहती है, इससे ज़्यादा रहती नहीं है, जिसे आप बड़े आसानी से देख सकते हो। तो 15 दिन का भी टाइम अगर आपके पेपर में बचा हुआ है तो हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो और हमारे कोर्स की फ़ीस ओनली 1000 रुपीज़ ही है। और अब आप सोच रहे होगे आप ये कोर्स किस बेसिस पे ले आए हो, तो मैं दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये क्लासेस दे रहा हूँ। मैं खुद टेट के 11 एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुका हूं, जिसमें आपके प्राइमरी भी शामिल है और जूनियर भी शामिल है, टेट भी शामिल है, सी टेट भी शामिल है। यहाँ पे कुछ स्कोर कार्ड देख सकते हो आप। प्राइमरी 2021 का टेट का स्कोर कार्ड है जिसमें 116 नंबर है हमारे। ये राजस्थान का रीट का है जो हमारे 150 में से 127 नंबर आए थे, ये हाईएस्ट मार्क्स है हमारे। और जूनियर में भी 100 से ऊपर है। इसके अलावा आप ये सी टेट का स्कोर कार्ड भी देख सकते हो, 120 नंबर हमारे प्राइमरी में है और जूनियर में भी 102 है। बाकी ये सब सी टेट हैं और ये भी यूपी टेट का है। इसके अलावा ये भी यूपी टेट के हैं। तो ये सारी मार्कशीट हमारी हैं। चलिए इनको हम हटा देते हैं, अब हम अपनी विषय वस्तु की तरफ बात करते हैं। तो आप मैथ में भले ही कमज़ोर हों, आपको छोड़ने की गलती इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हो सकता है अभी तक आपको किसी ने मैथ उतने बेसिक स्तर से ना पढ़ाया हो जितना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको मैथ जोड़ घटाए से शुरू करूँगा और फिर दशमलव वाली चीज़ें पढ़ाऊँगा। दशमलव के साथ साथ बढ़ते हुए मैं आपको संख्याओं को काटना सिखाऊँगा, किस तरीके से संख्याएँ काटी जाती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा 2+3 कितना होता है, 5 होता है, ये तो पता है। -2 -3 कितना होता है, ये चीज़ें 5 -4 कितना होता है, ये तो आप कर लोगे, 1 होता। -5 -4 कितना होता, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। तो इन सब चीज़ों को मैं बेसिक से पढ़ाते हुए लेके चलूँगा और मैथ की करीब 25 के आसपास क्लासेज होंगी और 25 क्लासेज में आप यकीन मानो 20+ का स्कोर बड़े आसानी से कर लोगे। बस आपको क्लास देखनी है। और हाँ, मैंने जो बताया कि ये जो कोर्स है 1000 में, इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, तो 5 विषय की आपको क्लासेज मिलने वाली हैं, जैसे सीडीपी, हिंदी, ईवीएस, मैथ, संस्कृत। और हाँ, एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश की क्लास मैं नहीं देता हूं, संस्कृत की मैं उसके बदले क्लास देता हूं। क्योंकि जो 11 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं सभी में हमने संस्कृत को चूज किया हो ओवर इंग्लिश और हर बार काफ़ी अच्छा स्कोर किया है संस्कृत में। तो कोई भी अगर विषय में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट की क्लासेज हैं और आपको कोई भी पीडीएफ भी नहीं बनानी है, कोई भी नोट्स नहीं बनाना, क्योंकि समय कम है। सीधी पीडीएफ आपके नंबर पर भेज दी जाएगी अगर आप कोर्स ले लेते हो। इसके अलावा हम आपको प्रीवियस ईयर के भी 1500 क्वेश्चन कराएंगे जिनका डिटेल एनालिसिस आपने देख लिया। तो उन्हीं 1500 क्वेश्चन से यकीन मानो आपका यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपको डरना नहीं है, क्योंकि कोचिंग वाले आपको डरा के रखते हैं, ये चीज़ें आएंगे, ये नहीं ये आएंगे, कठिन आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सरल एग्जाम आता है, मैं दे चुका हूँ। आप अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे, 15 दिन की भी क्लास इस कोर्स की कर ली तो यकीन मानो आपके हाथ में जो स्कोर कार्ड होगा वो सफलता का होगा। चलिए, अब आपका समय कम है इसलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं।
जो मैथ की आपकी विषय वस्तु रहने वाली है यूपी टेट में, वो संख्या पद्धति आएगा, मतलब नंबर सिस्टम, जैसे इकाई का अंक निकालना या फिर अंत में जीरो की संख्या की गणना करना, या फिर कुछ ऐसे भी आ जाते हैं कि इतने सिर हैं इतने पैर हैं तो बताओ क्या है, इतने बकरे हैं इतने मुर्गे हैं तो सिर पैर कितने होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, सरल ही होता। इसके अलावा स्थानीय मान जाति मान से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जाति मान से भले ही ना आए, स्थानीय मान से क्वेश्चन यूपी टेट में जरूर आता है। और इसके अलावा सी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, 5 मिनट में ये आपको समझ में आ जाएगा और 1 से 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। लाभ हानि से सवाल आएगा, प्रतिशत से सवाल आएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि से भी सवाल जरूर आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज से हो सकता ना हो, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट और परसेंटेज और ये प्रॉफिट लॉस यहाँ से 1-1, 2-2 सवाल जरूर ही आते हैं। इसके अलावा ये सिंप्लीफिकेशन से भी सवाल आ सकता है, सरलीकरण से। घातांक और कर्ड, ये इंडिसेस एंड शॉर्ट्स बोलते हैं, यहाँ से भी सवाल जरूर ही आता। और ये आपका एवरेज यानी औसत काफ़ी सिंपल टॉपिक है, एक बार अगर आप आधा घंटा दे देंगे समझ में आ जाएगा और 2 क्वेश्चन यहाँ से या 1 क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके अलावा मीन मीडियन मोड वगैरह भी आता है, माध्य माध्यिका बहुलक, तो ये भी बहुत सरल है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। एवरेज वगैरह है और बहुलक तो बहुत ही सरल होता है, जब आपको पढ़ाएंगे तो आप यकीन मानो 10 मिनट में ये सब चीज़ें सीख जाओगे। बाकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये अनुपात समानुपात थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें सवाल पता नहीं कहाँ से बना दे, तो सवाल तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। LCM HCF से जरूर ही क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी टेट में, 1 से 2 क्वेश्चन ये कहीं नहीं गए और ये दो या 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी टाइम एंड वर्क और ये टाइम एंड डिस्टेंस, ये समय और कार्य, समय और दूरी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बीजगणित से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ये ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, बहुत ही सिंपल फॉर्म में यहाँ से बीजगणित से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी ये क्षेत्रमिति है यानी मेंसुरेशन, ये आपका वर्ग, आयत, त्रिभुज वगैरह सब कुछ इसी में पढ़ाएंगे और यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर ही आएंगे। बाकी ज्यामिति आप देख सकते हो, ये जियोमेट्री है और 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। तो ये 15 जो हमने टॉपिक लिखे हैं, हर एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और इसके अलावा और भी कुछ बचता है तो वो इस इत्यादि में डाल दिया, क्योंकि ये पेज भर गया था, तो फिर इतने ही टॉपिक लिखे हैं, बाकी भी कुछ और टॉपिक अभी आपके बचे हुए हैं। तो यकीन मानो हर एक टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन है और हर एक टॉपिक आपके 15-20 मिनट की क्लास अगर हम लेते हैं तो 3 क्लास आएंगे मुश्किल से, मतलब 1 घंटे में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। और हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप लाइव क्लासेस देखते हो तो वहाँ पे सर आपके कमेंट पढ़ने में व्यस्त हो जाते हो, बातें करने लगते हैं, तो 2 घंटे में कुछ भी आउटपुट नहीं निकलता। यहाँ पे तो 20-20 मिनट में काफ़ी अच्छी अच्छी क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंकों के बारे में जान लेते हैं। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं आता है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब हम डेली क्लास लेंगे तो ये चीज़ें रिपीट होंगी। आप हो सकता है अगर आप टीचर होकर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं तो थोड़ी सी समझने में चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज़ें जो टेट टीचर्स के लिए अलाउ किया, ये काफ़ी दिक्कत वाला काम है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो इसे निकाल सकते हैं। बाकी एक सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश आ चुका है, जहां पे आपकी टेट की समय सीमा बढ़ा दी गई, अब 2028 कर दिया गया, तो ये बाकी काबिल तारीफ कदम है सुप्रीम कोर्ट का। अगर आप नियमित पढ़ाई करते हैं तो टेट निकल ही जाएगा। अभी 1 से 2 टेट आपको और भी देने का मौका मिलेगा, इसके अलावा सी टेट भी दे सकते हैं आप। चलिए अब हम शुरू करते हैं पढ़ाई। ये अंक देखिए, अंक से शुरू करते हैं। गणित की शुरुआत जो है, जैसे इंग्लिश की शुरुआत ABCD से होती है, ABCD पे ये पूरा फाउंडेशन इंग्लिश का टिका, ऐसे गणित का अंकों पे टिका हुआ। और कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर 9 तक, मतलब 1 से 9 तक, तो 9 ये हो गए और 1 0, तो 10 अंक होते हैं। ठीक है, तो ये 10 अंकों पे पूरा फाउंडेशन टिका, पूरा आधार टिका है। बस आपको इन्हीं का अध्ययन करना है और आपके यूपी टेट में बहुत अच्छे नंबर गणित में भी आएंगे, आप हौसला मत हारिए। अब संख्याओं की बात करते हैं। संख्या क्या होता है? गणित को अंक को इंग्लिश में हम डिजिट बोलते हैं, जबकि संख्या को इंग्लिश में हम नंबर बोलते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक ये अंक बोले जाते हैं और इनको संख्या भी बोला जाता है। इसके अलावा 10, 11, 12 ये अनंत तक जाती हैं, ये सभी संख्याएं हैं। 1 लाख, 2 लाख, 1,000, 5,000, 1 करोड़, ये सब संख्याओं की श्रेणी में ही आती हैं, ये संख्या कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 0 से लेकर 9 तक ये अंक होते हैं, जबकि संख्याएं 10 से शुरू होती हैं, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है वो आपको गलत पढ़ा रहे हो। अगर 3 लिख दिया तो इसे हम अंक भी बोल सकते हैं और इसे हम संख्या भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे 9 लिख दिया तो ये अंक भी है और ये संख्या भी है, दोनों चीज़ें हैं।
तो आप समझ गए होंगे अंक कहाँ से 0 शुरू होकर 9 तक जाते हैं, जबकि संख्याएं 0 शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, ये सब संख्या बोल सकते हैं। अब संख्याएं कितने तरीके की होती हैं? तो संख्याएं 2 तरीके की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब जो भी आपको पढ़ना है वो वास्तविक संख्याओं में ही पढ़ना है, काल्पनिक संख्याएं अभी आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि काल्पनिक संख्याएं आपके सिलेबस में है नहीं, क्योंकि काल्पनिक संख्याओं को आई से डिनोट करते हैं हम, आई से, तो इनको नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। वास्तविक संख्याओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, परमेय, अपरमेय, भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक, ये सब वास्तविक संख्याओं के ही प्रकार होते हैं। तो बस आपको समझ जाना है कितना, संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक को क्रॉस कर दो, नहीं पढ़ना, वास्तविक को पढ़ना है। वास्तविक कई तरीके की होती हैं, और वास्तविक को हम रियल नंबर बोलते हैं, जबकि काल्पनिक को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। चलो काल्पनिक का टॉपिक हटा देते हैं, अब हम वास्तविक संख्याओं को आगे देखते हैं। अब हम कुछ संख्याओं के प्रकार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, याद करिए, समझिए। प्राकृतिक संख्याएं, सबसे पहले क्या आती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 से शुरू होकर जो संख्याएं अनंत तक जाती हैं, अनंत, ये 8 नहीं है, अनंत है, अनंत तक जाती हैं, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, 100 अरब, जितना बड़ा, तो अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं 1 से शुरू होकर, वो उन्हें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से और अनंत तक जाती हैं। इन्हें हम नेचुरल नंबर भी इंग्लिश में बोलते हैं, और इन्हें हम एन से डिनोट करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर बोल रहे हैं इसलिए एन से डिनोट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई होंगी। अब हम पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं उनको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, इस तरीके से ये अनंत तक जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0 के बाद 1, 2, 3, 4 ये आ ही जाता है। तो पूर्ण संख्याओं की एक डेफिनेशन हम ये भी बना सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम 0 को शामिल कर लें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। चलिए, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम देखिए होल नंबर बोलते हैं, और इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं और इन्हें हम होल नंबर बोलते हैं। तो देख सकते हो 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। बस सिंपल है। कितना सिंपल है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होंगी, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होंगी, बस। अब बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, और इसे जेड द्वारा डिनोट करते हैं, जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं पूर्णांकों को। बिल्कुल भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अभी ये डेमो क्लास है, इसलिए इस तरीके का कठिन हमने लिया, मतलब कठिन तो नहीं है, यहाँ से शुरू किया है। जबकि आप कोर्स जो लेंगे उसमें हम बिल्कुल जोड़ घटाव से शुरू करेंगे। अभी हम आपको यहाँ पे जोड़ घटाव भी सिखाएंगे, और हम संख्याओं को काटना भी सिखाएंगे, प्रतिशत भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे इसी कोर्स में। आप हिम्मत मत हारिए। हो सकता है किसी संस्थान से आपने कोर्स लिया हो तो उन्होंने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया हो, लेकिन हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हुए चलेंगे। पूर्णांक को हम इंटीजर्स बोलते हैं, और इन्हें जेड द्वारा डिनोट करते हैं। अब पूर्णांक कैसे कहते हैं? जो धनात्मक संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, उसके अलावा शून्य, मतलब 0, 0, उसके अलावा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब पूर्णांक में 3 चीज़ें आती हैं। क्या? एक तो ये धनात्मक संख्याएं आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ अनंत तक जा रही हैं ये, और इसके अलावा एक शून्य भी इसमें शामिल हो जाएगा पूर्णांक में, ये शून्य। 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ माइनस की संख्याएं, ऋणात्मक संख्या, -1, -2, -3, -100, -5 या -1000, ये 3 चीज़ें जब बनती हैं, धनात्मक संख्याएं और शून्य और ऋणात्मक संख्याएं, तो इन तीनों चीज़ों के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। और ये नंबर लाइन है, कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, हम आगे कई बार समझाने वाले हैं, ये चीज़ें जरूर समझ में आएंगी आपको। अब बात करेंगे सम संख्याओं की। सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? आपने पढ़ा होगा सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परमेय, अपरमेय, ये सब बताएंगे। तो सम संख्याओं को इंग्लिश में हम इवन नंबर भी बोलते हैं, और इन्हें ई द्वारा डिनोट करते हैं। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग याद नहीं हो रही, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पेपर हिंदी में आएगा और वहाँ पे सम संख्याएं भी जरूर लिखा होगा। तो इवन नंबर सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। अब हो सकता है आपको ये ना समझ में आए हो विभाजित क्या होता है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ली संख्या 10, ठीक है, इसे हम 2 से विभाजित करें, मतलब 2 का पारा अगर इसमें पूरा पूरा जा रहा है तो ये 2 से विभाजित हो रही है,
तो 2 पंचे 10 होता, तो 2 का पारा पूरा पूरा 5 बार चला गया तो विभाजित हो गई, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 से हमने विभाजित किया, 2 पंचे 10, तो पूरी पूरी विभाजित हो गई 5 बार में, तो ये सम संख्या, मतलब 2 से जो संख्या विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या होती हैं। आप देख सकते हो जैसे 100 सम है या विषम, तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 पंचे 10 और एक ये 0 बचा, तो यहाँ पे भाग टूटे तो यहाँ पे बिंदी लग जाएगी, तो 50। 2 से हम 50 बार में पूरी तरीके से 100 को विभाजित कर देंगे, मतलब 2 से 50 बार में 100 विभाजित हो जाती है, तो 100 संख्या जो है ये सम है। आपको आगे खुद ही समझ में आ जाएगा, अभी दिक्कत भले ही हो रही हो, सम संख्या क्या कौन सी संख्या होती हैं, या इसकी एक ट्रिक और है, 2 के पहाड़े में जो संख्या आती हैं वो सब सम होती हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, चूंकि पारा 10 पे खत्म कर देते हैं, बाकी 22 24 26 28 ये सभी सम होती हैं। और अब जो संख्या यहाँ पे एक एक संख्या बच रही होगी, एक बच गया, जैसे 2 4 6 8 10, यहाँ पे 1 छूट गया, 3 छूट गया, 5 छूट गया, 7 छूट गया, 9 छूट गया, तो ये संख्याएं विषम होती हैं, मतलब 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे हमने 3 लिखा यहाँ पे, 2 से पढ़ा 2 एकम 2, बच गया 1, ये एक शेष फल आ गया, ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा पूरा पूरा, बाकी दशमलव लगाएंगे तो विभाजित हो भी जाएगा, तो ये पूरी विभाजित नहीं हुई, ये दशमलव लग के विभाजित हुई, इसलिए इसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, इस तरीके से। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर बताएंगे, कई बार बताएंगे, जब तक नहीं समझोगे तब तक, क्योंकि हमें ये डेमो क्लास में जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ाना, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए। अब भाज्य अभाज्य परमेय अपरमेय ये सब संख्या हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें दे देंगे तो सब मिल जाएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी थोड़ा सा बता देते हैं, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं, मतलब जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो जाए, वो भाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटें, उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। परमेय संख्या क्या होती हैं, देखो अभी हम आपको बस ऐसे ही बता दे रहे, ये नहीं कि आपको समझ में आए या ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो सब समझ में आएगा। परमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, P/Q के रूप में लिखी जा सके, वेयर Q डज नॉट जीरो, मतलब Q की वैल्यू जीरो ना हो, और अपरमेय जो P/Q के फॉर्म में ना लिखी जा सके। बस आगे बताएंगे, हम सब चीज़ें सिखाएंगे। अब हम इस टॉपिक में एक नंबर पक्का कर लेते हैं। देखिए अगर आप क्लास ले रहे हो तो यहाँ से एक नंबर पक्का ही कर लेते हैं, स्थानीय मान और जाति मान। स्थानीय मान को हम इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं, जबकि जाति मान को हम इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं। कोई मतलब नहीं है इस चीज़ को याद करने का, क्योंकि ये चीज़ प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू इंग्लिश में नहीं पूछी जाएगी। स्थानीय मान और जाति मान याद करो, क्योंकि जो फालतू चीज़ें हम नहीं उन्हें बताते हैं। जातीय मान, जाति मान क्या होता है, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अगर जाति मान निकालने को बोल दिया जाए तो वो ही अंक हो जाएगा, इतना सरल होता। जैसे ये एक संख्या लिखी है 53786, तो इसमें 7 का जाति मान निकालने को बोला तो 7 का जाति मान 7 ही हो जाएगा। 6 का जाति मान पूछ दे तो 6 हो जाएगा, 5 का पूछ ले तो 5 हो जाएगा। मतलब जिस चीज़ का जाति मान पूछे वो संख्या स्वयं ही जाति मान होती है, बस खत्म। आए समझ में। दोबारा एक उदाहरण ले देते हैं, ये संख्या लिखी हमने 1 2 3 4, इसमें हम 2 का जातिमान पूछे क्या होगा, तो 2 का जातिमान 2 ही होगा, क्योंकि फेस वैल्यू क्या होती है, जो फेस दिखाई दे रहा है 2 का 2 फेस है तो 2 ही हो जाएगा, खत्म बात। आइए जातिमान समझ में आ गया होगा। अब हम स्थानीय मान भी देख लेते हैं जल्दी से। ये एक संख्या लिखी है, इसमें स्थानीय मान देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरीके से पढ़ा जाता। तो इकाई 6 है, ये इकाई के स्थान पे है तो 6 का गुणा हम इकाई से करेंगे, 1 से करेंगे तो 6 आएगा। 8 है दहाई के स्थान पे, तो 8 का गुणा हम दहाई से करेंगे, मतलब 10 से करेंगे तो 80 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। 7 कितने पे है, सैकड़े पे है। एक दोबारा लेते हैं हम एक संख्या, 1 मिनट रुकना। 7 8 6 5 4। अब हमें 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो 6 को हम लिख लेंगे, और 6 किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे है, तो 6 का गुणा हम सैकड़ा से कर देंगे, सैकड़ा मतलब 100, तो 600 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक ट्रिक भी है। जैसे एक संख्या आई है, इसका 7 का स्थानीय मान पूछा, तो सबसे पहले आप 7 लिख लो। अब देखो उसके पीछे संख्याएं कितनी है, 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो लगा दो, खत्म बात।
कितना सरल है। 5 का स्थानीय मान पूछा इस संख्या में, तो सबसे पहले हम 5 लिख लेंगे। अब इसके पीछे देखेंगे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे, 5 लिख के 4 जीरो, और बस आ गया स्थानीय मान। इतना सरल होता है। बाकी डिटेल में हम और भी पढ़ाएंगे, लेकिन हमने सिखा दिया क्योंकि हमें दशमलव वाला भी सिखाना। 0.7 तो दशमलव के बिल्कुल एक अंक पे है, तो ये दशांश होता है, 7/10 दशांश। और ये सैकड़ा पे होता है, ये हज़ार पे होता है, इसे सहस्त्रांश बोलते हैं, ऐसा कुछ। चलो अब हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, कुछ बेसिक आपको सिखाते हैं। संख्याओं का जोड़ घटाव कुछ लोग नहीं जानते हैं और कई लोग नहीं जानते हैं, तो यहाँ से हम आपकी तैयारी शुरू करेंगे, फिर आपको बिल्कुल अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। जैसे कोई दो संख्याएं हैं, पहली संख्या धन की है, दूसरी भी धनात्मक है, मतलब ऋणात्मक नहीं है, तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा जोड़ ही होगा उनका। दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो भी हम जोड़ ही करेंगे। एक संख्या धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, मतलब संख्या हमेशा घटती ही है। अगर कोई धनात्मक है कोई ऋणात्मक है तो संख्या घटेगी, और चिन्ह हमेशा हम बड़ी वाली संख्या का लगा देंगे। और कोई संख्या ऋणात्मक है फिर दूसरी धनात्मक है तो भी घटेगी, और चिन्ह हम बड़ी वाली संख्या का लगा देंगे। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। चलो अब हम दिखाते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों मतलब 5 + 3। देखो पहली संख्या धनात्मक हमने लगा दी, इसके आगे धन लगाएं, मतलब प्लस का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरी भी धनात्मक है तो 5 + 3 8 हो जाएगा। कितना सरल है। अब देखो ये संख्या ऋणात्मक और ये भी संख्या ऋणात्मक, मतलब -4 ले लेते हैं और -6 ले लेते हैं। दोनों संख्याएं कैसी हैं, दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, मतलब नेगेटिव हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब धन लगा तो मतलब जुड़ेगी, दोनों संख्या जोड़ दो, 6 और 4 10 होता है, कितना 10। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दो, चिन्ह माइनस का लगेगा। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया आगे फिर से समझाएंगे, कई बार समझाएंगे, सब समझ जाओगे। क्योंकि प्लस 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 होता, माइनस माइनस भी प्लस होता, प्लस माइनस माइनस होता, माइनस प्लस भी माइनस होता। आगे ट्रिक से भी हम समझाएंगे। जैसे कोई पहला प्लस है, मतलब कोई संख्या प्लस की ले लेते हैं 5, फिर माइनस है तो हमने क्या किया, माइनस का 3 कर दिया, दूसरी माइनस की ले ली। कितना आएगा आपको पता, 5 में से 3 जाएगा 2। देखो माइनस कर दिया। अब सुनो, एक संख्या लेते हैं हम 3 और दूसरी माइनस की ले लेते हैं 5। अब देखो क्या, प्लस माइनस, तो 3 में से 5। अब देखो यहाँ पे देखना, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे भी ये प्लस है ये माइनस है, क्या होगा, माइनस किया जाएगा। तो 5 में से 3 घटाओ 2। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, हमें हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा, तो बड़ी संख्या का आगे माइनस है तो माइनस लगा दो। ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लग रही हो आपको, लेकिन आगे हम धीरे धीरे जब समझाएंगे तो सब समझ जाओगे। क्योंकि अभी हमें जल्दी थोड़ा करना है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए आगे हम सब समझाएंगे। ऐसे समझाएंगे जैसे संख्याएँ दोनों धनात्मक हैं तो जुड़ेंगे, 3 5 8 हो गया, 7 8 15 हो गया। अब देखो संख्याएँ दोनों ऋणात्मक हों तो भी जुड़ेंगी, परंतु चिन्ह माइनस का लगेगा। जैसे -4 -3 दोनों ऋणात्मक हैं तो जोड़ दो, 4 और 3 7 हो गया, और चिन्ह माइनस का लगा दो बस। जैसे -4 -6 दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो जोड़ दो, पहले 6 4 10, और चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का, ऊपर लिखा है इसलिए। अब देखो एक संख्या धनात्मक व एक संख्या ऋणात्मक होने पर संख्याएं हमेशा घटती हैं, बस चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। देखो ये संख्या बड़ी है, एक संख्या धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। क्या करें, एक संख्या धनात्मक हो और एक संख्या ऋणात्मक हो तो संख्या हमेशा घटेंगी, प्लस माइनस हो तो हमेशा घटाओ। 5 में से 2 गया 3। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 5 है, मतलब प्लस लगाओ या ना लगाओ, खत्म बात। ये -3 ये +4, मतलब एक संख्या ऋणात्मक है और एक संख्या धनात्मक है, तो ये संख्याएं हमेशा घटेंगी। तो 4 में से 3 घटा दिया, 1 आया। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या पे प्लस है तो प्लस लगाओ या ना लगाओ, एक ही बात। ये भी देख लेते हैं, माइनस तो -5, ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है, तो हमने क्या पढ़ा, एक संख्या ऋणात्मक हो एक धनात्मक हो, या फिर एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, हमेशा घटा दो। 5 में से 2 घटा दिया, पहले क्या आया 3। अब चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 5 है, प्लस तो प्लस वाला चिन्ह आ गया। -8 + 3, तो सबसे पहले घटा दो, 8 में से 3 5। अब चिन्ह कौन सी संख्या का, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस, तो -5 कर दो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी मेहनत करिए। इतना वादा हमारा कि मैथ में भी हम आपके 18 से 20 नंबर जरूर दिलाएंगे, 18 से 20।
क्योंकि हम बार बार पढ़ाएंगे, इतने बार पढ़ाएंगे जब तक आपको चीज़ें समझ में ना आने लगें। क्योंकि ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब चीज़ें आपको बाद में थोड़ी सी बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। और अगर किसी को यूपी टेट की तैयारी करनी है तो उन तक भी वीडियो ये शेयर कीजिए और उनको कोर्स के बारे में बताइए, क्योंकि सिर्फ 1000 रुपये का कोर्स है, ये इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। क्योंकि अगर हम जो बुक्स वगैरह बताएं, ये जो हम बुक्स लेके आए हैं ये 600 700 रुपये की किताब है, जबकि हम तो 500 सब्जेक्ट पूरे पढ़ा रहे हैं और पूरा प्रीवियस ईयर के 1500 क्वेश्चन भी लगवाएंगे। क्योंकि ये बोर्ड है, अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो बड़े से बोर्ड पे इस पे हम बिल्कुल आपको तैयारी कराएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप जो लोग जुड़ चुके हमारे कोर्स में वो लोग अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहें निरंतर रूप से, और जो आगे जुड़ेंगे उन लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि आपके पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय है, इसलिए जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दो। इसके अलावा अब तो सीटेट भी आ चुका है, यूपी टेट का एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत सीटेट का 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। तो हिम्मत मत हारना, यूपी टेट में अगर नहीं होता है तो सीटेट में ज़रूर होगा, क्योंकि हो सकता है यूपी टेट में आपको कम समय मिला हो। बाकी सीटेट में हमने दिखाई दिया कि बड़े आराम से क्वालिफाई कर लेंगे हम सीटेट को, और उससे पहले हम यूपी टेट को ही कर लेंगे, सीटेट तक जाने की तो बात ही नहीं आएगी।